आप सभी का बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को डिस्कस किए थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। बेसिकली इससे आगे भी है, लेकिन उससे आगे आपका मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम अलग से कभी बता देंगे तो आपको काम में आएगा। तो इसको पढ़ लेने के बाद आपका जो है दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ सप्लाई, जो आज के बाद आपको बन जाएगा और लिख पाएंगे आप। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय दी सप्लाई, सप्लाई से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। तो इसको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बेसिकली जो जिस तरह से हम डिमांड पढ़े थे, तो उसी तरह से डिमांड का उल्टा आपका सप्लाई है। तो बेसिकली पहले लॉ ऑफ सप्लाई को समझने का प्रयास कीजिए। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट, समझिए ध्यान से, दोनों भाषा में बोल देंगे। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये अदर थिंग्स क्या होता है, अभी थोड़ा देर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज, quantity supply also rises, and if the quantity supply of a product fall, quantity supply that means if the price of the quantity fall, then quantity supply will also fall। मतलब कि अन्य बातें समान रहें। ध्यान से सुनिए, पूर्ति का नियम बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की मूल्य में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी, और यदि वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी। याद कीजिए पिछले दिन हम आपको बताए थे कि लॉ ऑफ सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी, प्राइस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो प्राइस के अलावा जितने भी चीज़ होंगे सभी को क्या मानना है, कांस्टेंट रखना है, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई लागू होगा, है ना। तभी आपका क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई लागू होगा। जिस तरह से डिमांड में पढ़ते थे ना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। यदि वस्तु का मूल्य में वृद्धि होती थी या होती है तो मांग में क्या होती है, घटती है, और यदि वस्तु के मूल्य में अगर कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। ऐसा मैंने बताया था, वहाँ भी बताया था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो अदर थिंग्स में क्या है, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा और तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई लागू होगा। हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, एकदम सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, है ना, डिफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के नियम की परिभाषा। थोड़ा सा परिभाषा दो बार हो गया है, इसको सुधार दिया जाएगा तब आप लोग के पास भेजा जाएगा, है ना। आपूर्ति के नियम की परिभाषा बेसिकली है क्या कि डिफिनेशन ऑफ लॉ, तो दोनों एक जगह लिखा गया है, सुधार देंगे तब देंगे आपको। तो देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे मान लिया कि कल, एक मिनट, देखो एक मिनट, गायब हो गया आपका फाइल। देखिए, समझते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, तो बताया था ना कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, इस तरह से और भी बताए थे, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए ये जो है ना, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर सब क्या रहेगा, एज यूजुअल रहेगा, सब क्या रहेगा, एज यूजुअल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी आपका ये नियम लागू होगा। क्लियर, तभी आपका नियम लागू होगा। अब समझिए आराम से, देखिए नीचे,
क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर हाइयर द प्राइस हाइयर सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर सप्लाई, या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखा देता हूँ, लिखे लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट कॉमा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जिसे सेटरिस पेरेबस भी कहते हैं, कॉमा इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो राइजेज एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो फॉल। हिंदी में लिख लीजिए, पूर्ति का नियम बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी, और यदि वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी। इसी है ना, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जैसे रिवर्स में होता है तो हम उसको बोलते हैं निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, परिभाषा के बाद हमारा सेकेंड आता है, देखिए एजम्पशंस आपूर्ति के नियम की जो एजम्पशंस है। तो एजम्पशन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन में प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स है सबका रहे कांस्टेंट रहेगा। वैसे एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। द इनकम ऑफ द बायर्स एंड सेलर रिमेन अनचेंज। जो इनकम है, इनकम लेवल हो क्या रहेगा, जैसे कि तैसे रहेगा, पहले की तरह रहेगा। खरीदारों और विक्रेताओं की आय में अपरिवर्तित रहती है। द कमोडिटी इज मेजरेबल एंड अवेलेबल इन अ स्मॉल यूनिट्स। कमोडिटी को मापने योग्य है, उसे कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, डिविजिबल है। द टेस्टेज एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर एंड रिमेन अनचेंज। जैसे कि आपका जो खरीदारों के स्वाद और जो आपका पसंद है वो क्या है, अपरिवर्तित रहती है, जैसे एज यूजुअल रहती है, जैसे पहले था ना वैसे ही रहेगा। क्लियर। उसी तरीके से द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, ये टाइम पीरियड शॉर्ट पीरियड में जनरली लागू होता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉन्ग पीरियड में कुछ भी आपका जो है स्थिर नहीं है। उसके बाद देखिए द प्रोड्यूसर इज रेशनल। प्रोड्यूसर समझदार होती है, था ना। रेशनल का मतलब समझदार, सोचने समझने की शक्ति होती है, तभी तो क्या करती है कि प्राइस ज़्यादा रहेगा तभी तो सप्लाई करेगा, अब प्राइस कम रहेगा सप्लाई क्या करती है, कम कर देती है। इस तरह से एजम्पशंस आपका है, इसको एजम्पशन को देख लीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में सबसे पहला डेफिनेशन और दूसरा पार्ट होता है एजम्पशन। और इस एजम्पशन को हम लोग को दो लाइन में डील भी करना है कम से कम। ये तो शॉर्ट में बता दिया हूँ, इसको दो लाइन में आप बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या करेंगे, पहला पोर्शन में डेफिनेशन, दूसरा में आपका एजम्पशन, तीसरा में एक्सप्लेनेशन, और चौथा में आपका इसका देंगे हम लोग एक्सेप्शन, मतलब कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं है। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ फिर आगे हम लोग आते हैं। इसका देखिए अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो आप हेडिंग दे दीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम की व्याख्या हिंदी में कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आप एक सप्लाई शेड्यूल ले लीजिए वर्णन करने के लिए, इस तरह से क्लास में बताए हैं, है ना। देखिए और इसी को आप इसी से चित्र बना लेते हैं एक, है ना। चित्र बनाने के बाद समझाना आसानी हो जाएगा। एक तरफ प्राइस है तो इधर लेते हैं प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपका प्राइस हो गया। बहुत ही सिंपल है। अरे आपका क्वांटिटी सप्लाई है, यानी कि इधर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि 0 है 5, 10, 15, 20, 25, 30। क्लियर। उसके बाद देखिए अगर हम बनाते हैं तो देखिए 10 है तो 5 है, 10 है तो 5 है। उसके बाद देखिए प्राइस कितना है 20, तो बहुत ही आसान डायग्राम है, बहुत आराम से बना सकते हैं इसको। इस तरीके से बनाइएगा तो इस तरह का डायग्राम आपको बन जाएगा, है ना। शेष मिला लेते हैं, इस तरह से आपका जो है डायग्राम
यानी कि आपका सप्लाई कर्व जो है इस तरीके से हो गया। क्लियर? ये आपका सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है, इस तरह से बताए थे क्लास में। बहुत ही सिंपल है। इधर आप प्राइस लेते हैं, है ना, इधर क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं। अब इसको एक थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिखना है इन द एबव टेबल या इन द एबव डायग्राम व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ₹10, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 5 kg। व्हेन प्राइस राइजेज फ्रॉम ₹10 to ₹20, quantity supplied also increases from 5 to 10। Similarly, when price rises to 20 to 30, quantity supply will also increases from 10 to 15। In this way, when price increases to 60, quantity supply will also increase to 30। माना इस तरह से हम लोग कंक्लूजन पहुँचते हैं कि अंत में लिखेंगे thus we conclude that there is a positive relationship between price and quantity supply। चलिए हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर के चित्र में या ऊपर के टेबल में जब प्राइस 10 रुपये प्रति यूनिट है या प्रति इकाई है तो पूर्ति 5 यूनिट की होती है, 5 इकाई की होती है। जब प्राइस बढ़कर 10 रुपये प्रति इकाई से होकर 20 रुपये हो जाती है तो पूर्ति जो है 5 से बढ़कर 10 हो जाती है। उसी प्रकार से जब प्राइस 20 से बढ़कर 30 हो जाती है तो पूर्ति 10 से बढ़कर 15 हो जाती है। इसी तरह से जब प्राइस बढ़ते हुए 60 तक आती है तो सप्लाई भी बढ़ते हुए हमारा 30 तक आती है ना। इस तरह से लिखेंगे और अंत में लिखेंगे इस तरह से हम लोग निष्कर्ष से पहुँचते हैं कि पूर्ति का नियम बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य और वस्तु की पूर्ति में डायरेक्ट रिलेशन है ना। आपका क्या है, धनात्मक संबंध है। बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? चलिए अब आगे इसको हम लोग अब देखिए कि कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। हमें नहीं कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई यूनिवर्सली ट्रूथ है, कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा रहने पर भी हम उसको सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर जैसे हम कानून से बंधे हुए हैं कि आपको इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं करना है। तो बहुत सारे चीज़ें इसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या प्राइस ज़्यादा दीजिएगा तो क्या वो सप्लाई बढ़ा सकती है, क्या नहीं बढ़ा सकती है। मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में 60 सीट है तो 62वां सीट के लिए अगर कोई 5 लाख भी देगा तो भी प्रिंसिपल साहब उसका एडमिशन नहीं लेंगे। तो कुछ चीज़ों से हम लोग बंधे हुए होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास का आप समझ में आ गया होगा आपको। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई इज वाइडली एक्सेप्टेड, बड़े पैमाने से एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन इवन दो देयर आर सम एरियाज जहाँ पर ये विवाद है कि लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल समझिए सबसे पहला एग्जांपल है व्यवसाय में परिवर्तन। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा लगे कि इन नियर फ्यूचर दाम और बढ़ने वाला है, तो अगर अभी और भी दाम बढ़ गया है तो भी प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। इवन द हायर प्राइस पर वो सप्लाई बढ़ाना पसंद नहीं करेगा। यदि बिजनेस एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो और लगे कि उसको और भी दाम आपका बढ़ेगा तो वो सप्लाई आपका नहीं बढ़ाएगा। क्लियर? दूसरा केसेज आपका ले सकते हैं। दूसरा देखिए इसका सेकेंड केस है मोनोपोली के केसेज में। व्हेन ए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द मार्केट, है ना। तो इवन दो यदि आपका सप्लाई अगर प्राइस ज़्यादा हो जा रही है तो भी मोनोपोलिस्ट चाहता है कि नहीं हम इसे और बढ़ने का वेट करेंगे, और वैसी परिस्थिति में भी आपका जो है वो प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई नहीं बढ़ने देती है, सप्लाई नहीं बढ़ाती है। कब ऐसा होगा? यदि एक किसी खास व्यक्ति के हाथ में अगर मोनोपोली पावर अगर एकदम किसी खास व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा मूल्य बढ़ने पर भी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। एग्जाम्पल समझिए, रेलवे को है ना ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा तो भी है नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या अचानक को नहीं बढ़ा सकती शॉर्ट रन में। क्लियर? अगर दूसरी बात है कंपटीशन अगर मार्केट में है, तो कंपटीशन अगर मार्केट में है तो इसका उल्टा होता है। अगर मार्केट में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, खासकर जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि प्राइस जब कम ही होता है तो भी सप्लाई बढ़ा देता है। तो लोअर द प्राइस लोअर सप्लाई होगा तो वहाँ पे आपका नियम लागू आपका नहीं होता है ना। उसके बाद आ जाइए पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड जैसे आप गुपचुप खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाट खाते हैं। यद्यपि जो है आप जो है इन लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं, मान ले कि अगर एक दिन अगर अचानक मार्केट में सामान ज़्यादा बिक गया
तो कल हो के हम ज़्यादा लेकर सामान नहीं पहुंच जाए। क्यों? पेरिसेबल मतलब होता है सड़ने गलने वाला सामान। तो ऐसी स्थिति में प्रोड्यूसर जो भी होते हैं इसका सप्लाई नहीं बढ़ाना पसंद करते। जब भी मार्केट में प्राइस मिलने की ज़्यादा संभावना होती है तो भी नहीं करते। इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल, है ना, क्वांटिटी एट लोअर प्राइस टू अवॉइड द लॉसेस ड्यू टू द डैमेज टू द प्रोडक्ट। इसका उल्टा मतलब कि जब होता क्या है कि जो पेरिसेबल गुड्स है, देखते होंगे शाम वगैरह में कि अगर कम प्राइस भी मिल रहा है और सड़ने गलने वाला सामान है तो कम प्राइस पर भी सप्लाई बढ़ा के निकाल लेता है। मान लें कि कभी बरसात हो गई, वैसी स्थिति में गुपचुप है, समोसा है, चाट है, इन सभी चीज़ों को कम दाम कर भी क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ाकर इसको बेच कर निकाल देते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्लियर? वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्शन क्वालिटी, मतलब सप्लायर कैन नॉट ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइसेज वेयर द गवर्नमेंट हैज़ पुट सम रेगुलेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। जैसे कि सरकार ने अगर कह दिया है कि आपको 100 यूनिट का ही सप्लाई करना है किसी चीज़ का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कॉलेज में सीट का, तो आप जो है आप ज़्यादा प्राइस देने पर भी किसी व्यक्ति का एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता। दैट मीन कि कॉलेज क्या करते हैं, सर्विसेज देती है एक तरह से, तो आपको जो है ज़्यादा एडमिशन लेने की परमिशन आपको नहीं दे सकती। तो इस तरह से आप कुछ कंक्लूजन लिख रहे हैं। इस तरह से जब भी हम लिखेंगे, क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ सप्लाई, तो क्रिटिकली एग्जामिन में इसका जो एक्सेप्शन है, इसका जो क्रिटिसिज्म है, इसको जरूर डील करेंगे। फिर अंत में लिखेंगे इवन दो देयर आर सम क्रिटिसिज्म, देयर आर सम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, बट द रियल लाइफ द लॉ ऑफ सप्लाई लागू हमारा होता है। और ये भी आपका सही बात है, लेकिन है क्या कि जितना भी कोई भी आपका लॉ पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हमेशा होता है। तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया होगा। इसके ऐसे आगे होता है एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सब चीज़ आपका जो नहीं पूछा जाता मेंस की एग्जामिनेशन में। इवन दो कभी फुर्सत मिले तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेवेन्यू पढ़ा दूंगा, क्योंकि देखिए आपको डिमांड पढ़ा दिया, आपको सप्लाई भी पढ़ा दिए कुछ पार्ट, अब आप थोड़ा सा रेवेन्यू पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको मार्केट क्या होगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग रेवेन्यू पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।